हेलो एवरीवन। राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ़ हैं, बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। IMRC फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आपको पता होगा कि हम जो BSF में जीके पढ़ रहे हैं, तो BSF में जो हम जीके पढ़ रहे हैं उसमें हम जीके में जो लगभग हमारे टॉपिक हो चुके हैं, आज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है नंबर्स नेम ऑफ प्लेयर। ठीक है, नंबर्स नेम ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे जो खेल हैं उनके, जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं वो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, सभी खेलों के बारे में। ठीक है, खेलों के बारे में देखेंगे। और आपका एक टॉपिक हो रहा है पोर्ट्स। ठीक है, बंदरगाह। तो बंदरगाह भी हम यहाँ पर कुछ लेके आए हैं, जो बचे कुछ हैं वो मैं बाद में लेके आऊँगी। और आपको पता होगा कि जैसे 9 डिग्री है, ठीक है, 9 डिग्री चैनल है हमारा, आपको पता होगा 9 डिग्री जो चैनल है, 9 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, ये सभी चैनल हैं। तो किसको कौन सा अलग करता है, वो सब 9 डिग्री को कौन अलग करता है, 10 डिग्री को कौन अलग करता है। ठीक है, जो हमारी जल संधियाँ हैं उन्हें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, भारत की जल संधियों को। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और आप सबसे मुझे एक बात कहनी थी कि जब आप टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, जब आप उसमें ज्वाइन हो, अगर हम आपसे कुछ टेलीग्राम में पूछ रहे हैं, मैंने अभी सामने एक क्वेश्चन दिया था बच्चों को कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो किसी बच्चे का कोई रिप्लाई नहीं आया है। क्या आपको उसमें अलाउ नहीं किया गया है? आप ये बताओ। अलाउ किया गया है तो अगर आपसे कोई चीज़ पूछी जा रही है तो अपना रिएक्शन दो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उस, ऐसा लगता है कि मतलब किसी ने ज्वाइन ही नहीं कर रखा है, मतलब कोई बच्चा है भी वहाँ पे, वो एक दिखता नहीं है कि जैसे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही। चलो, हमने टेलीग्राम चैनल क्यों बनाया है, उसे आपकी सहूलियत के लिए तो बनाया है कि आप उसमें, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप उसमें बताओ, कमेंट करो। अगर तुम चैनल पे नहीं कर पा रहे हो तो टेलीग्राम में आप बता सकते हो कि ये चीज़ कैसे समझाई थी, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, हमें आप उस पे लेके वीडियो लेके आइए, तो आप ये बता सकते हो। इसलिए तो आपके लिए वो चैनल बना है। लेकिन उसमें कोई बच्चे का कोई भी रिएक्शन नहीं रहता है। कुछ भी आपसे पूछ लो, आप कुछ नहीं लिखते हो, या तो फिर आपको अलाउ नहीं किया गया, अलाउ किया गया तो फिर आपसे जो पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, उस पर अपना रिएक्शन दो। ठीक है, तो चलिए फिर मैंने यही सोचा था कि मैं आपको जीके के इतने एग्ज़ाम होता है, आपको 2 से 3 से क्वेश्चन दे दिया करूँगी। टेलीग्राम जो आपका चैनल ज्वाइन किया हुआ है उसमें आप अपना रिएक्शन दोगे। लेकिन आप तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि टेलीग्राम चैनल में कोई है ही नहीं। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा प्रत्येक टीम की खिलाड़ियों की संख्या के बारे में देखेंगे आज हम यहाँ पर। तो खेल खेल है और खिलाड़ियों की संख्या है। ठीक है, तो पहला खेल है आपका क्रिकेट, जिसे आप लोग बहुत पसंद करते हो। ठीक है, क्रिकेट। तो क्रिकेट, कितने खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में? तो होते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फुटबॉल। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें भी कितने होते हैं? 11 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हॉकी। हॉकी में भी कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, हॉकी में भी कितने होते हैं? तो इसमें भी कितने होते हैं? 11 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने होते हैं भाई? इसमें 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं प्लेयर्स। बेसबॉल देखते हैं, बेसबॉल में कितने होते हैं? तो इसमें 9 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15 होते हैं। ठीक ठीक है, रग्बी फुटबॉल में। नेक्स्ट है पोलो। पोलो में कितने होते हैं? तो इसमें 4 होते हैं। पोलो में कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट है वाटर पोलो। वाटर पोलो में कितने होते हैं? इसमें होते हैं 7 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वॉलीबॉल। बहुत खेलते हैं बच्चे वॉलीबॉल को। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? तो इसमें कितने होते हैं? इसमें होते हैं आपके 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। नेक्स्ट है कबड्डी। कबड्डी में कितने होते हैं? 7 होते हैं कबड्डी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लाक्रोस। लाक्रोस में कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं?
12 होते हैं लाक्रोश में। नेक्स्ट है हैंडबॉल। हैंडबॉल में कितने होते हैं? हैंडबॉल में 7 होते हैं। हैंडबॉल में 7 होते हैं। नेक्स्ट है खो खो। खो खो में कितने होते हैं? तो इसमें 9 होते हैं। खो खो में कितने होते हैं? 9 प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है सेपाक टैक्रो। ठीक है, सेपाक टैक्रो में कितने होते हैं? इसमें होते हैं 3 होते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं कैरम। कैरम में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेटबॉल। नेटबॉल में कितने होते हैं? 7 होते हैं नेटबॉल में। टेनिस में देखते हैं, टेनिस में कितने होते हैं? तो वैसे तो एक तरफ सिंगल होता है, वैसे 2 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, एक इधर एक उधर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में भी आपके 2 प्लेयर्स होते हैं, सिंगल सिंगल, एक उधर एक इधर। ठीक है, ऐसे होते हैं। नेक्स्ट है गोल्फ। गोल्फ में कितने होते हैं? गोल्फ में कितने होते हैं? गोल्फ में जो होते हैं आपके, गोल्फ के नियम के अनुसार होते हैं। ठीक है, गोल्फ के जो होते हैं। नेक्स्ट है आपकी जल संधि। क्या आ जाती है अब आपकी? जल संधि। जल संधियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जल संधि के बारे में। जल संधि क्या होती है? स्ट्रेट क्या होती हैं, या जल डमरू क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे मार्ग होते हैं, ऐसे मार्गों को कहते हैं जो 2 बड़े पानी के समूह को जोड़ते हैं। ठीक है, स्ट्रेट जो होती हैं, ऐसी जल संधि को बोला जाता है जो 2 बड़े पानी के समूह को जोड़ते हैं, जिसमें नौकाएं भी क्या होती हैं कि जिसमें से नौकाएं भी गुजर सकती हैं। ठीक है, जिसमें नौकाएं भी गुजर सकती हैं, एक बड़े जलाशय से दूसरे जलाशय की तरफ क्या है वो जा सकें, आ सकें। ठीक है, इसका भौगोलिक आकार अक्सर डमरू जैसा होता है। ठीक है, जैसे डमरू होता है ना, डमरू तो देखा होगा। ठीक है, ऐसा होता है जिसको 2 बड़े जलीय भागों के मध्य में जल संधि होती है, इसलिए इसे जल संधि या जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। तो जल संधि के बारे में मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि उससे पहले अगर मैं जल संधि पढ़ाती है आपको पता नहीं होता क्या होती है तो आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगर और बात करें जल संधि के बारे में ही आपसे, तो 2 सागरों को जोड़ने वाले किसी जल संधि क्षेत्र पर कब्जा रखता है। ठीक है, जो 2 सागर होते हैं उन्हें जोड़ने का काम करती हैं या एक दूसरे से अलग करती हैं। ठीक है, जो आने जाने वाले व्यापारिक व सैनिक नाव यातायात पर नज़र और नियंत्रण रख सकती हैं। थल सेनाएं भी जल संधियों को कम चौड़ाई को पार करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवेश करती हैं। इस कारणवश जल संधियां इतिहास में महत्वपूर्ण नहीं है और उन पर अंतर्राष्ट्रीय खींचातानी हमेशा से जारी रही है। भारत की प्रमुख जल संधियों को देखते हैं अब हम क्या देखेंगे? भारत की प्रमुख जल संधियां देखेंगे। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख जल संधियां। तो जैसे 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को क्या करता है? ये अलग करता है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल इसे बोला क्यों जाता है? बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे। तो जो हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है, जो भूमध्य रेखा है, तो उसके ऊपर क्या है कि जो 9 डिग्री है, ठीक है, जो 9 डिग्री की रेखा है, ठीक है, ये उस पर है, तो इसलिए इसे 9 डिग्री चैनल बोला जाता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को ये एक दूसरे से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। नेक्स्ट बात करें 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान और निकोबार के बीच में है। ठीक है, और दक्कन चैनल की बात करें तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है, अलग करता है। या फिर ग्रेटर चैनल की बात करें तो ये सुमात्रा और निकोबार, ठीक है, किसको? सुमात्रा और निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट है आपका पार्क स्टेट। पार्क स्टेट क्या है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा है? अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा है, तो पाक जल डमरू है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक, ठीक है, पाक जल डमरू है। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी दक्षिण तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है या उनके बीच में है। नेक्स्ट है कोको चैनल। कोको चैनल क्या है? उत्तरी अंडमान और म्यांमार को, ठीक है, म्यांमार को
म्यांमार के बीच में है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम पोर्ट्स की, ठीक है। पोर्ट्स की बात करते हैं, बंदरगाह की। बंदरगाह की बात करते हैं हम। बंदरगाह बोला क्यों नहीं जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बंदरगाह क्यों नहीं बोला जाता है? जो देश में स्थित बड़े बंदरगाह हैं पूर्वी और पश्चिमी तटों पर, ठीक है, समान रूप से बनाए गए हैं। जो समुद्र के तट होते हैं, जो समुद्री तट पर क्या होता है कि जो सामान लाने ले जाने का काम जो होता है हमारा, ठीक है, तो वहाँ पर जो होता है, जो एक ठिकाना समझ लो या फिर, ठीक है, तो वो ही क्या होते हैं, जैसे बंदरगाह हैं। तो बंदरगाह होते हैं, भारत में कितने हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बड़े हैं 13 बड़े हैं। सबसे ज़्यादा भारत के 13 बड़े बंदरगाह हैं जो पूर्वी और पश्चिमी तटों पर समान रूप से बनाए गए हैं, जैसे कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नौर, तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं, जबकि कोचीन, मंगलौर, मोरमुगाओ, मुंबई, नाहवा नाव नाव नावाशेवा और जवाहरलाल नेहरू और कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा, बात करूं तो मैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई पोर्ट, ठीक है। मुंबई बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई का बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं भारत के मुख्य बंदरगाहों के बारे में। लिस्ट ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है, तो हम ये सब देखेंगे। चलिए फिर देखते हैं। फर्स्ट तो ये है कोलकाता बंदरगाह, पश्चिमी बंगाल इसे, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है पश्चिमी बंगाल में। कोलकाता बंदरगाह पश्चिमी बंगाल, इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी कहा जाता है। भारत में एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है, तो याद रखना इसे क्या बोला जाता है? कोलकाता बंदरगाह को, इसे पश्चिमी बंगाल का क्या है? इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं बीच में, जैसे कि आपका जीके, मैं आपको जीके पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रपति आपको पता है, तो ये आपका क्वेश्चन जीके में बन सकता है, क्योंकि अभी हमारे भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। किस अनुच्छेद में, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस अनुच्छेद में भारत का एक राष्ट्रपति होगा बोला गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, क्योंकि दोनों न्यू बने हैं तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन बन सकता है। उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगर मैं ये बात आपसे पूछूं, तो दोनों क्वेश्चन को मैं आपसे पूछती हूँ तो अनुच्छेद की बात करती हूँ, तो अनुच्छेद कौन सा है भाई? तो राष्ट्रपति के लिए तो अनुच्छेद 52 है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो ये है राष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा है? उपराष्ट्रपति के लिए है आपका आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 के लिए उपराष्ट्रपति। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी क्या है? जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, क्या वो राज्यसभा के भी सभापति होते हैं? तो आप कहोगे यस मैम, वो भारत के सभापति भी होते हैं। जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं वो भारत के राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, ठीक है। वो उपराष्ट्रपति भी होते हैं। जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो ही राज्यसभा का सभापति होगा। तो आपको पता है, तो राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो ही क्या है? वो ही राष्ट्रपति के
राज्यसभा के सभापति हैं, ठीक है। और मैं बात करूँ लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष कौन है? कौन है लोकसभा अध्यक्ष? तो हैं ओम बिरला। ओम बिरला क्या है? ओम बिरला भारत के लोकसभा की अध्यक्ष हैं, ठीक है। भारत की जो लोकसभा है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। अगर मैं बात करूं लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, कमेंट करके बताओ। भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो मैंने सोचा आपसे पूछती हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन आप लोग ऐसे हो कि कमेंट नहीं करते हो। नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं एक और आपसे पूछूं, जैसे नीति आयोग है, एक और अगर मैं पूछूं आपसे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग आपको पता होगा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी आपकी कब? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की क्या होती, स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ अध्यक्ष कौन होते हैं और अभी वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? एक ये क्वेश्चन हो गया, सीईओ कौन है। दूसरा है उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है। तीसरा क्वेश्चन, पहले इसका नाम क्या था? पहले क्या नाम था, ठीक है। नीति आयोग का पहले क्या नाम था, ठीक है, क्या नाम था, क्या नाम था पहले नीति आयोग का। तो अब बात करते हैं। तो मैंने आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं नीति आयोग से रिलेटेड। स्थापना मैं आपको बता चुकी हूँ, स्थापना 2015 1 जनवरी 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष होते हैं जो भारत के उस टाइम के जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो ही कौन होते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो ही नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि उपाध्यक्ष कौन है। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, ठीक है। सुमन बेरी क्या है, इसके उपाध्यक्ष हैं, सुमन बेरी। नेक्स्ट देखते हैं। और उपाध्यक्ष और इसके जो मैं बात करी सीईओ कौन है, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? क्योंकि अध्यक्ष तो मैंने बता दिया कि प्रधानमंत्री होते हैं, जो उस टाइम के प्रधानमंत्री होंगे। तो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं 2019 से ही, ठीक है, जब से ही इसके प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। सीईओ कौन है? तो परमेश्वर अय्यर जी इसके सीईओ हैं, ठीक है। परमेश्वर जो अय्यर हैं इसके क्या हैं, वो इसके सीईओ हैं परमेश्वर अय्यर जी। पहले कौन थे? अमिताभ कांत, ठीक है। पहले कौन थे? तो अमिताभ कांत थे पहले। तो इनका 30 जून 2022 को इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया था। अमिताभ कांत का पहले भी ख़त्म हो गया था, लेकिन 2 बार इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। और अभी आए हैं जो सीईओ आए नए हैं परमेश्वर अय्यर, तो ये 2 साल के लिए हैं, ठीक है। फिर बाकी देखेंगे कि इनका कार्यकाल बढ़ता है नहीं बढ़ता है, लेकिन अमिताभ कांत जी का कार्यकाल बढ़ा था। अब जाके ये अपना पद से हटे हैं, ठीक है। 30 जून 2022 को अब नए आए हैं परमेश्वर अय्यर। तो ये नीति आयोग का, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो बताओगे या नहीं, या मुझे बताना पड़ेगा? तो इसकी है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है,
एक तो इस पे ये सही नहीं होता है। तो नेशनल, ऐसे सुनो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी नीति आयोग की फुल फॉर्म है, याद रखना आप। तो नीति आयोग को मैंने आपको पूरा पूरा बता दिया है। और आप भी एक दो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो बता दिया करो, ऐसे मत किया करो। नेक्स्ट देखते हैं, पारादीप बंदरगाह। पारादीप, ये मैंने कुछ चीज़ें थी जो कि आपका नीति आयोग से मुझे लगा कि आपका थोड़ा सा रिवीजन करा दूँ, जो मैंने आपको पढ़ाया है तो उसी को रिलेटेड लेके मैंने आपका रिवीजन कराया था। और आप भी अपने स्तर पर रिवीजन करते रहो, सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करना। बस नया नया पढ़ने से अच्छा है जो आपने पढ़ा हुआ है उसी का रिवीजन करो। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में है, भारत के पूर्वी तट पर पहला प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोरमुगाओ बंदरगाह। मोरमुगाओ बंदरगाह ये कहाँ है? ये है